कि हत्थां विच लैके डिग्रियां सिरां ते डांगा खाइए, तू ही दस सरकारे वोटां तेनू किस मूंह नाल पाईए। मैं इत्थे बिल्कुल नहीं कहना कि उन्हें वोट पाओ, आई एम नॉट सिटिंग फॉर एनी पार्टी हेयर। इस बार ये देखियो कि मेरे पंजाब दा हाल की और किन्ना ने कीता है। अज मैं तुहाडे रूबरू एज अ वोटर ऑफ पंजाब होया, पंजाब दा वोटर बन के। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवारवाद की राजनीति है एक बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली मेरा कहना नहीं है तो सामने तुहाडे कौन से मुद्दे उनके दिमाग में होने चाहिए जब वो वोट करने जाए। पंजाब का हालात और पंजाब का सिनारियो, पंजाब क्यों वेंटीलेटर ते है वो दसांगे। ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 सालों के विच हर एक साल अबाउट 1.5 लाख नौजवान पंजाब नूं छड्ड के मर जा रहे। कि ये अमाउंट जो कैलकुलेट किया जाए कि पंजाब तो कितना अमाउंट माइग्रेशन ते पैसा लग के जो बाहर गया, 27,000 करोड़ एक साल दे विच। मैं ट्रांसपोर्ट माफिया, लैंड सैंड माफिया तो ज़्यादा वड्डा माफिया एजुकेशन माफिया नूं मनदा। 1140 प्राइवेट कॉलेजेस इन पंजाब ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। मैं देख रहे सारे दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ MA MPhil PhD ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਵਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। थैंक यू जी अंशुल जी, थैंक यू बलवी मैम, थैंक यू लेमन वालियां दा तुहाडे चैनल दा। ये बहुत ही कीमती समा है क्योंकि परसों वोटिंग डे है, पंजाब दा इलैक्शन डे है। सो थैंक यू कि तुसीं मैनूं रूबरू करा रहे हो पंजाब दे। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਦੀ, जी ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੈ। हाँ, ये ना बड़ा तुसी वाज़ब बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा अंशुल जी कि हर पासे एक हवा तो फैल गई और उम्मीद है कि वो वोटिंग दे विच भी तब्दील होएगी कि बदलाव की है और बदलाव मेरी नज़र से बदलाव की है। फस्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो भी ये ऑडियंस मैनू देख रही है इस साडे प्रोग्राम नू जो असी डिस्कशन टॉक शो कर रहे हैं उन्होंने देख रही है, अज मैं ये दसना चाहना कि अज मैं तुहाडे रूबरू एज अ वोटर ऑफ पंजाब होया, पंजाब दा वोटर बन के। अज मेरे ऊपर कोई पार्टी दा लेबल नहीं, मैं कोई एडवाइज़र नहीं इस टाइम ते किसी पार्टी दा। मैं पंजाब दा अकाउंटेबल ते रिस्पोंसिबल वोटर बन के तुहाडे रूबरू होना। एक पढ़िया लिखिया नौजवान और पढ़िया लिखिया एक वोटर के तौर पर तुहाडे नाल गल करन लई तुहाडे सामने आया। सो अज मैं कोई पार्टी लिए वोटां नहीं मंगणियां, चाहे कि प्रचार अज बंद हो जाएगा। अज मैं पंजाब वास्ते, पंजाब दी एक वोटर नूं कुछ अपनी गल्लां करन वास्ते तुहाडे नाल आया। सो इट्स ऑल एक कॉमन इंसान एक वोटर बन के आया। सो तुसीं जिवें कहा कि ये बदलाव की है, बदलाव का बड़ा होका है, बदलाव की बड़ी हवा है, बदलाव की एक वेव है। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। इस बार देखो मतलब खुशी की गल यह है कि मैनू लगता उम्मीदवार दे नाम घट है, बदलाव ही उम्मीदवार बनया होया कि हर कोई कहते चेंज पिंडां जाने बदलाव, बहुत पिंडां च मैं गया इस कैंपेनिंग के पीरियड में, तो बदलाव एक उम्मीदवार है पंजाब दे विच। मैनू लगता कि सब तो वड्डा उम्मीदवार और सब तो वड्डी जो वेव है वो बदलाव के नाम पर है। 17 च भी सी 2017 च भी, पर इस बारी कुछ वखरा ही नज़ारा बनया पिया है। बदलाव किनू कह रहे हैं मैं, देखो इस बदलाव नूं समझण लई सानूं ये देखना पएगा कि हुण तक पंजाब दे विच सिचुएशन की रही है, राजनीतिक सत्ता जो रही है, पोलीटिकल पावर जो रही है, जो सिस्टम रहा है गवर्नेंस का, उहदे विच हुंदा की रहा। MLA तो गल शुरू करते हैं क्योंकि MLA तो चुनाव है, तो MLA की गल शुरू करते हैं। बड़ी शॉर्ट एंड स्पैसीफिक गल करांगे। MLA सब तो वध फोन किनू करता, असीं आम देखते हैं शहर के SP नूं, जिले के SSP नूं, DC नूं, तहसीलदार नूं, SDM नूं जां SHO नूं। इत्थे गल खत्म हो जाती। की करते फोन, मेरे बंदे आए काम करवा दी, उहदा काम ना करवाई, इहदे ते परचा करवा दी, इहदे ते परचा ना करवाई,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਯੂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਲਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਚਰ ਬਦਲਣਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਸੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, किसानी ਦੀ, नौजवानों ਦੀ जो मुश्किलें ने उन्होंने एड्रेस करना। जी एक बात, जैसे कि अभी आपने बात की बदलाव की, तो जैसे हम देख रहे हैं लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें चेंज चाहिए जी। तो हो सकता है कि लोग भी ये सब चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं जी, है ना। लोगों को पता लग चुका है कि इनके पास और कोई बात करने के लिए है ही नहीं, है ना। इनके पास यही मुद्दे हैं, इन पे ही आ जाके बात करते हैं, गलियां नालियां, बस इस पे ओवर हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो इसीलिए लोगों का भी चाहना है इस बार की बदलाव होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में आपका ही आंसर है, तो आप ही चेंज का वो आंसर दे रहे हो। तो यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा कि जो कल्चर बन गया सी, जो सिस्टम बन गया सी, गवर्नेंस था, गलियां नालियां पर्चे करवा दिए, मेरा काम करवा दो, वो काम कर दो। पंजाब के बारे में किसी ने सोचा नहीं, नौजवानों के बारे में किसी ने सोचा नहीं, एजुकेशन के बारे में किसी ने सोचा नहीं। और आगे जब हम बात करेंगे आपको वो मैं फैक्ट्स और फिगर्स भी दूंगा। तो ये बदलाव, दूसरा बदलाव क्या है? सत्ता में जो पॉलिटिकल पावर जब चेंज होती है, देखिए चाहे कांग्रेस हो और चाहे अकाली दल, ये दोनों पार्टीज़ ने पंजाब में रूल किया अभी तक। अबाउट 50-50 रूल है इनका। कांग्रेस का थोड़ा ज़्यादा, आई थिंक कुछ 27 साल का, अगर लास्ट कुछ समय को 35-40 साल में देखें तो कांग्रेस का शेयर ज़्यादा रहा है। तो इसमें आप देखिए, जो मैं इतने कहना चाहना जो फैमिली पॉलिटिक्स है, कोई लीडर उठा लो जी कांग्रेस का, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी, फिर राजीव गांधी जी आए, फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी आए, फिर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। तो एक परिवार है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੰਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 117 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਬਾਊਟ 25% ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 60-70% ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਡਾਇਨੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦਾ ਐਨਮੀ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। कि मैं एमएलए, मेरा बेटा भी अगे एमएलए, मेरा भरा भी एमएलए, वही टिकट्स लैन। सो दैट इज़ द थ्रैट टू डेमोक्रेसी। वो नहीं होना चाहिए। उत्थे ये बदलाव करने की लोड़ है। उत्थे मैं इत्थे आम आदमी पार्टी की हुण गल कर रहा कि एटलीस्ट कोई परिवार चों तो निकल के आई नहीं पार्टी। जो अरविंद केजरीवाल है वो कौन था? तो इस पर हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते। अरविंद केजरीवाल कौन सी? अरविंद केजरीवाल ने, ही वॉज द मैन जो RTI एक्ट लेके आया इंडिया में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो सब तो ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्ट होया। उस तो वधिया एंटी करप्शन और करप्शन नूं चैक करने वास्ते अज तक कोई एक्ट नहीं बनया। सारे असीं RTI यूज़ करते हैं किते ना किते, है ना जी। तो जिहड़ा RTI एक्ट है वो एक रेवोल्यूशनरी एक्ट सी। और अरविंद केजरीवाल की बड़ी वड्डी स्ट्रगल सी RTI नूं लिआउण दी। मैं इत्थे अपने दर्शकों नूं दसना चाहांगा कि फर्क बहुत है किरदारां दा। उन्होंने मैगसेसे अवार्ड मिलिया होया, उहदी NGO सी परिवर्तन नाम दी।
ਜੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਔਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ IRS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? IAS, IFS, IRS, IPS, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਟੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਤੀਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ, MP ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਪਰ ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ, ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੋ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਔਨ March 10, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਛੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੇਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਟ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਕਰਪਟ, ਐਲੀਟ, ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, जी। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾहनी है कि जिद्दां कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जी। मतलब कौन से मुद्दों पे है कि जो लोग वोटिंग डालेंगे, वोट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे उनके दिमाग में होने चाहिए जब वो वोट करने जाएं या अपनी मतलब वोटिंग डालने जाएं? हाँ, देखिए, अब परसों वोटिंग डे आ गया, कुछ घंटों की बात बाकी है जी, ना। बिल्कुल। तो इत्थे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किहड़े मुद्दे आ, किहड़े इशूज़ ने, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਈਏ। बड़ा 5 साल की बात है ये, तो किसी को चुनना है तो उसके लिए कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो लोगों को होना चाहिए दिमाग में? 5 साल की बात है, 3 करोड़ पंजाबियों की बात है, ज़िंदगियों की बात है, नौजवानों की बात है, आने वाले बच्चों की बात है, पीढ़ियों की बात है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्टार्टिंग में ये बात करना चाहता हूँ कि अभी तक ना जड़ा पंजाब 'च हैगा सिस्टम, वो ऐसे है कि ज़्यादा पार्टीज़ की गल हुई है, मेरी पार्टी, मेरा CM, मेरी पार्टी। पंजाब की गल बड़ी घट हुई है। अज आप पंजाब के सारे फैक्टर्स अगे लैके आवांगे, कोई पार्टी की बात नहीं, कोई पार्टी की गल नहीं करनी, पंजाब के फैक्टर्स अगे लैके आवांगे कि मैं चाहुंदा कि सारे देखन और सुनन। मेरे को कुछ कागज़ ने 3-4, मैं सोचा माइंड 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਗਰਸ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਗਰ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ, ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਡੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕੂਰੇਟ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, जो भी है, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो मैं तुहाडे अगे कुछ फैक्टर्स रखांगा, इशूज़ रखांगा पंजाब दे के, और वो तुहानू आंकड़े, वो फैक्ट्स, वो फिगर्स तुहानू दसणगे। बहुत लोगों को पता भी होएगा, फिर भी मैं अगे रख रहा क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग शराबां भी वंड रहे होणगे, ठीक है जी, लोग पैसे भी वंड रहे होणगे, वड्डे लीडर माफिया वाले। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਕਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਡ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70,000 ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਨੇ,
ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 45 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 50 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਧਰਨੇ लगे, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा। हर जगह रोड्स ब्लॉक होती थी, प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे। ईटीटी टीचर्स ने प्रोटेस्ट किए, प्रोफेसर्स ने प्रोटेस्ट किया, बीएड टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया, अनएम्प्लॉयमेंट वाले तक करते ही रहे रोज़गार वास्ते। डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मुलाजमान ने प्रोटेस्ट किया, नर्सेज ने प्रोटेस्ट किया, कंप्यूटर टीचर्स वालों ने प्रोटेस्ट किया। किसानों का प्रोटेस्ट तो हुआ ही लंबा, पंजाब दे विच अजे भी चल रहा। पंजाब दे विच कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा कि जिन्हां ने प्रोटेस्ट ना किया होवे। ब्रदर, पंजाब दे विच कोई वर्ग नहीं बचा, हर फील्ड में जिसने प्रोटेस्ट नहीं किया हो। प्रोफेसर जो उन्होंने पीएचडियाँ की होती है वो टैंकियों पे चढ़े रहे, एमफिल, एमएससी, एमटेक, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके वो टैंकियां ते चढ़े रहे, वो सड़कों ते सुते रहे। धुप, हनेरी, छां, बारिश, ठंड दिसंबर दी, नवंबर दी, सड़कों ते पानी दियां बौछारां पईयां। एक माँ जो अपने बेटे नूं पढ़ाउंदी है, एक पिता अपने बेटे नूं पढ़ाउंदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, 2000, 2500, 3000। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ नौकरी तो नहीं मिली, सोटियाँ ज़रूर खाया, निशान हैगे मगर। तो लाठी चार्ज होता रहा, नहरों में छलांगे लगाई है इन्होंने, तो इतनी मिजरेबल सिचुएशन रही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की अब जहाँ पे बात कर रहे हो, तो जिथे टीचर, जिथे प्रोफेसर जो इन MLAs को पढ़ाते रहे हैं, जो इन मिनिस्टर्स को पढ़ाते रहे हैं, ये भी कॉलेजां यूनिवर्सिटियां तो ही आए हैं ना पढ़ के, जेड़े पढ़े होणगे, वैसे तो कई पढ़े भी नहीं हैगे, जेड़े पढ़े है उन्होंने अपने टीचरां नूं भी हक नहीं दिता। वो टैंकियां ते रहे, धरनियां ते रहे, सड़कां ते रहे, अपना ही लंगर लाल लैके आउंदे सी, आप ही बनाउंदे सी। मैं देखिया खुद चंडीगढ़ दे विच रेगूलर देखते सी। जिथे टीचर्स दा ये हाल होया, वो की सोसाइटी रह गई होएगी, वो की स्टेट दी गवर्नेंस है। अमेरिका में, यूरोप में टीचर्स हाईली पेड है, पंजाब दे विच टीचर्स दी सब तो लोएस्ट सैलरी है, वन ऑफ द लोएस्ट इंडिया में। तो ये उनका हाल हुआ। पंजाब एक ऐसी स्टेट बन गई जहाँ मैक्सिमम टीचर्स ने प्रोटेस्ट किए और कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ इंप्लॉयमेंट की रिक्रूटमेंट प्रोसैस शुरू होंदी सी, नाल ही उधर रिट लग जाती सी, कोर्ट दे विच सारे केस पेंडिंग पए सीगे। और जान बुझ के उहदे विच कुछ ना कुछ लैकूना, कुछ ना कुछ मतलब रख दिता जाता सी ड्रॉबैक कि वो चैलेंज हो जाए। सो कुछ नहीं होया। सो ये टीचर्स का हाल रहा, इंप्लॉयमेंट का हाल रहा, सारिਆਂ ने धरने लाए। मैनूं इत्थे गल एक मैं कुछ लाइनां सुनियां सी किते कि हत्थां विच लैके डिग्रियां, सिरां ते डांगा खाइए, तू ही दस सरकारे वोटां तैनूं किस मूँह नाल पाईए। डिग्रियां लेके डांगा खानियां पईयां, डिग्रियां लैके। और मैं डिग्रियां हाईएस्ट डिग्रियां की गल कर रहा। पंजाब दे विच PhD MPhil वाले सारे बाहर जान लग पे। ये सिचुएशन बनी क्योंकि नौकरी नहीं थी। ठीक ये एक बड़ा वड्डा मुद्दा है अज पंजाब दे लई कि पंजाब दा पढ़ा लिखा जिहड़ा यूथ है वो बाहर जा रहा जी। ये सरकारां जिहड़ियां जिहड़े बेसिक मुद्दे हैं उन्हां वल ध्यान नहीं दिंदी। इस बारे तुसीं की कहना चाहते हो? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और बाहर दी माइग्रेशन जुड़ी हुई है आपस।
ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ 1960s 70s, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। हरी क्रांति आई, आपने भी सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात जब हुई। लेकिन 80s और 90s के बाद वाला जो पीरियड है वो मिजरेबल रहा, उसमें वो ट्रैजिक पीरियड रहा पंजाब की, इकोनॉमिकली भी, पोलिटिकली भी एंड सोशली। फॉर एग्जाम्पल बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं पंजाब वाले दसना चाहना कि पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो लगभग डबल है। इंडिया का जो नैशनल एवरेज है ना अंशुल जी, वो 4.6 के करीब है नैशनल एवरेज, पंजाब का 7.5 है, तो लगभग डबल ते पहुँच गया। पंजाब उन 5 स्टेटां दे विच है, उन्हां 5 स्टेटां दे विच है जिथे मैक्सिमम बेरोज़गारी है। ਉਹੀ पंजाब जो सारे इंडिया को पालता था, इंडिया का अन्नदाता कहा जाता सी, वो अज बेरोज़गारी नाल मर रहा है। सो एक ये डाटा भी याद रखा जाए, जो वोट पहुँच जानी है कि 30-35 साल की गवर्नेंस ने, इस सत्ता ने हमें 7.5% नैशनल एवरेज तो डबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिता और पंजाब 'च बहुत ही पढ़े लिखे नौजवानों का ही हाल होया। और ये डाटा मैं कोई तुहानूं अपने कोलों नहीं दे रहा, एक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, क्रिड, NSO, द इकनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने वालों पब्लिश डाटा मैं दे रहा तुहानूं। हाँ जी, तुसीं कुछ कह रहे सी। और इहदे विच ये है कि जो यूथ इन अनएम्प्लॉयमेंट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का, वो नेशनल एवरेज है 17.8 समथिंग %, लेकिन पंजाब का 21.6% है। ये डाटा क्रिड का है, क्रिड रिसर्च इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में। तो जी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। अब आपने बात की थी, तुसी गल की थी माइग्रेशन दी, लोग जो बाहर अब्रॉड जा रहे भारी हैं, मात्रा दे विच ਜਿਹੜਾ और जिनको देखो आजकल जिनसे युवा- बात करो यही बात है कि अब्रोड जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? रीज़न बीइंग यहाँ पे इनको जॉब नहीं मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप एक यंगस्टर हो पंजाब के, आपने स्टडीज़ की है, आप अपने फ्रेंड्स को कहीं भी बात करो, किसी भी रिलेटिव को करो तो यही बात होती होगी, यही बात बाहर जा रहे हो, बिल्कुल, ਤੁਹਾਡੇ भी इदां बात कर रहे ही बाहर जा रहे। चलो माइग्रेशन का डाटा मैं तुहानूं दिना जिहड़ा शायद काफ़ी लोगों को सरप्राइज करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया 26 मार्च 2021 की रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया रेप्यूटेड अखबार इंडिया की, वो रिपोर्ट सी कि 2016 तो लैके हुण तक 21 तक, फैबररी 21 तक लगा लो, 4,78,000 नौजवान वर्क बेसिस पे अब्रॉड गए। अभी की बात ख़त्म नहीं हुई। और 2,62,000 स्टडी बेसिस पे बाहर गए। सो जे अमाउंट हो लगभग 7 ਲੱਖ ਦੇ करीब 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ट्रिब्यून की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 5 सालों के विच हर एक साल अबाउट 1.5 ਲੱਖ नौजवान पंजाब नूं छड्ड के बाहर जा रहे हैं। 3 करोड़ की आबादी है, नौजवान किन्ना होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी 1.5 ਲੱਖ हर साल बाहर जा रहा है। और ये ट्रेंड पिछले 10-12 साल से चल रहा है, पिछले 5 सालों से ज़्यादा हो गया। अगे आना हुण लोक सभा दे विच, इंडियन लोक सभा दा पार्लीमेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वालों एक रिपोर्ट दी गई, जिन्हें क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये मैंशन सी कि 1.5 ਲੱਖ के करीब लोग नौजवान बाहर जा रहे हैं हर साल पंजाब से। और एक ना मैं तुहानूं एग्जाम्पल देना, जलंधर में एक फेमस है VFS ग्लोबल जलंधर, जिथे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है फॉर कैनेडा। जी। उनसे जो रिपोर्ट आई है, उनकी रिपोर्ट है कि हर रोज़ हमें, सिर्फ जलंधर की बात कर रहा हूँ, कनाडा की एप्लीकेशन, सिर्फ कनाडा की बात, सिर्फ जलंधर की बात, हर रोज़ हमें 2000 तो 3000 वीज़ा एप्लीकेशन आउंदी हैं। हर रोज़ 2000 तो 3000 वीज़ा एप्लीकेशन। वो किन्ने रिजैक्ट होंदे आ, किन्ने नहीं होंदे, वो अगली गल है। जो जाना चाहते सिर्फ एक सेंटर की गल कर रहे हैं। माइग्रेशन रेट जो है नेशनल लेवल पे इंडिया का एवरेज रेट है वो 22% है। ग्रोथ रेट जिन्होंने आप कहते कैसे कैसे बढ़ रही है, लेकिन पंजाब का 66% है। ट्रिपल, नॉट डबल, ट्रिपल टू द नेशनल एवरेज। ठीक है जी। और कनाडा की बात की, कनाडा ज़्यादा माइग्रेशन हुई है पिछले 5 साल, जिन्होंने पूछो जी कनाडा क्या, कनाडा ही निकल रहा है क्योंकि उन्होंने ओपन किया हुआ सिस्टम। तो कनाडा में जो पिछले 5 साल से माइग्रेशन हुई है उसमें से 60%, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% सिर्फ पंजाब तो ही गए। ऑलमोस्ट कनाडा में है ही पंजाबी।
इवन जो कनाडा की माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसमें से 60% पंजाब से गए हैं पिछले 5-6 सालों ये हाल है माइग्रेशन का। हुण एक इंपॉर्टेंट डाटा देना मैं चाਹੁੰਦਾ सारे सुनन, पैसों की गल करिए। अप्रॉक्सीमेटली बाहर जाने में, खासकर कनाडा जाने दे विच या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने के लिए हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई 15 तो लैके 25 लाख रुपए का खर्चा किया जाना लग जाता। ठीक है जी, कैनेडा ये डाटा भी है, सामने भी है। जे एजेंट्स लुट लैन तो फिर 35 भी लग जाएगा, 40 भी लग जाएगा, लेकिन नॉर्मल एवरेज 15 तो 25 का रेट है। सो ट्रिब्यून में एक 29 जुलाई 2018 ट्रिब्यून की गल है, 29 जुलाई 2018 की, कि ये अमाउंट जे कैलकुलेट किया जाए कि पंजाब तो कितना अमाउंट माइग्रेशन ते पैसा ला के जो बाहर गया 27,000 करोड़ एक साल दे विच पंजाब दा पैसा बाहर गया इस प्रोसैस दे विच 27,000 करोड़। ट्रिब्यून की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा अपने को, जिन्हें चैक करना चैक कर सकता। 29 जुलाई 2018 ट्रिब्यून 27। हुण इत्थे क्वेश्चन है जी, वो 27,000 करोड़ पंजाब विच लगदा गवर्नमेंट्स किन्नियां स्कीम्स लिया सकदियां सी, किन्ने प्रोजेक्ट्स लिया सकदियां, बहुत ज़्यादा। 27,000 करोड़ इज़ अ बिग मनी। सो ये 27,000 करोड़ पंजाब दा बाहर गया, पंजाब दीयां सरकारां सुत्तियां रहियां, जांदा रहा पैसा, ये उस सिस्टम के एजेंट्स बने रहे, उस सिस्टम के एजेंट्स बने रहे। हुण माइग्रेशन नूं मैं एक होर चीज़ नाल जोड़ना, आइलैट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ। ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ इंस्टीट्यूट बने हुए हैं आईलेट्स। हर जगह, मतलब हर जगह पे गली में, हर आप गली में। चंडीगढ़ में रहे हो ना, आप मोहाली में भी रहे हो, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि हर जगह आइलैट्स है। हर जगह, इवन हर फेस में, हर सेक्टर में आपको हर जगह दिखेंगे वहाँ। इंडियन एक्सप्रेस, सो मेरी ये डाटा सुनिए। इंडियन एक्सप्रेस सितंबर 3 2020 की रिपोर्ट, पंजाब में 17,500 आइलैट्स सेंटर है। 17,500 आइलैट्स सेंटर, इससे ज़्यादा होंगे, रिपोर्टेड है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड, एक्नॉलेज्ड, रिपोर्टेड। 17,500 आइलैट्स सेंटर जो कोरोना तो पहले वाले सी, उस तो बाद कुछ बंद हुए पर फिर हुण शुरू हो गए। और हर महीने 60,000 नौजवान आइलैट्स का एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं हर महीने। इंडियन एक्सप्रैस की गल कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रैस तो ऊपर रिपोर्टिंग नहीं इंडिया च हैगी किसी की। 60,000 नौजवान मुंडे कुड़ियां साडे भैन भरा आइलैट्स ਲਈ अप्लाई कर रहे हैं। हुण अगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखिए, मेजोरिटी पिंडां चों है, गाँव में से ज़्यादा है, मेजोरिटी पिंडां दे विच्चों आ। मैं इस करके इत्थों पढ़ के बोलना चाहुंदा कि गलत ना बोलना। हर आइलैट्स सेंटर की जो कोचिंग फीस है वो 6,000 तो 20,000 रुपये है, घट तो कम से कम। तो देखिए जी पैसा कहाँ पे जा रहा है। और आइलैट्स का जो एग्ज़ाम है उसका जो फीस है वो 14,000 के करीब। यही है जी, मुझे नहीं पता, आप बता सकते हो, आपके काफ़ी दोस्त एनी के जी। वो 20,000 वखरा आइलैट्स की कोचिंग का। और हर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट क्लीयर नहीं करता, कोई 2 बार, कोई 3 बार। सो ये मनी आइलैट्स के थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स पंजाब तो बाहर गया। ब्रेन ड्रेन भी होया, मनी ड्रेन भी होया पंजाब का मनी। हुण क्वेश्चन ये है क्यों ये यूटिलाइज नहीं किया गया, वाई गवर्नमेंट ने इन्हों स्पॉन्सर किया, गवर्नमेंट ने इतनी इनकरेजमेंट क्यों दी इन्हों, वाई द गवर्नमेंट हैव बीन गिविंग सो मच इनकरेजमेंट टू द आइलैट्स कि चले जाओ बाहर जी, जाओ मुंडे सारे बाहर। क्यों पिछे कि सिर्फ बजुर्ग रह जान? अंशुल जी, मैं मालवे के पिंडा जाना, मोगा, बरनाला, बठिंडा, संगरूर, ये जो बैलेट है, फरीदकोट, फिरोजपुर, यकीन करियो कुछ पिंडां दे विच सिर्फ बजुर्ग रह गए घरां दे विच, उन्होंने दी केयर वास्ते कोई है ही नहीं है। जिथे पुछो बेटा कित्थे है, पोतरा कित्थे है, कैनेडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो पहले गए हो इंग्लैंड वगैरह, उन्होंने केयर कौन करेगा? सो हमारा डेमोग्राफिक सिस्टम, साडा कल्चरल सिस्टम, साडा सोशल सिस्टम हालात फड़ के क्राइसिस मिले है। जिथे इत्थे रह के उन्होंने अपने पेरेंट्स की सेवा भी करनी सी, उस वो फैमिली सिस्टम भी हमारा स्पॉयल हो गया। तो ये गल है माइग्रेशन की और आइलैट्स की। हुण अगला जो पॉइंट है वो करते हैं एजुकेशन का। इंप्लॉयमेंट के नाल एजुकेशन जुड़िया होया।
आपको क्या लगता है कि ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪੂਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਲਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, DPS ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਰਿਆਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਦੂਨ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ एजुकेशन बहुत अच्छा है। इधर सिर्फ मिड डे मील के लिए जा रहे हैं, ठीक है जी। शायद मिड डे मील ना हो तो भी ना जान बच्चे, रियलिटी है जो फैक्ट्स है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो सब तो वड्डी इनइक्वैलिटी स्कूल लैवल ते शुरू हो जाती है। सब तो वड्डी जो सोशल इनजस्टिस है स्कूल लैवल ते है। दो बच्चे पैदा होए, एक नूं गवर्नमेंट स्कूल मिलिया, एक नूं टॉप क्लास प्राइवेट स्कूल मिलिया। वो टॉप क्लास प्राइवेट स्कूल वाला तो ऑफिसर बन जाएगा, वो CDS NDA निकाल लेगा, वो IT सेक्टर में भी चला जाएगा, गवर्नमेंट वाला कितने जाए। ਜਦੋਂ तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल बराबर नहीं होंगे, उनका एजुकेशन सिस्टम, क्यूरिकुलम, सिलेबस, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं होगा, उदों तक ये सोशल इनजस्टिस रहेगा। सो इट्स ऑल मैस्ड अप। एजुकेशन वाल ध्यान नहीं। हम तुहानूं डाटा देना जिथों बहुत क्लीयर होएगा। जो पंजाब दा बजट है, बजट तो इत्थे थोड़ा मैं स्पष्ट करदा कि जो पंजाब दे खजाने दा हर साल दा हुंदा कि इन्ना पैसा कित्थे कित्थे वक्-वक् सैक्टर्स लगाया जाएगा वंड के। दिल्ली ने लगाया एवरेज पिछले 5 साल दे विच 25 ਤੋਂ 27% ऑन एजुकेशन। असम ने लगाया 22% ऑन एजुकेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा, दिल्ली ने लगाया 25 ਤੋਂ 27% ऑन एजुकेशन, असम ने 22% ऑन एजुकेशन, पंजाब ने लगाया 7 to 8% ऑन एजुकेशन। किवें एजुकेशन इंप्रूव होएगा? लगाए नहीं पैसे, सिर्फ पेंटिंग्स कर दी ना। कि 7 to 8% ऑन एजुकेशन, व्हाट इज दिस? ना खेल रहे हैं लोगों के फ्यूचर नाल खेल रहे। बिहार और झारखंड, जिसको हम बैकवर्ड स्टेट्स बोलते हैं, बिहार एंड झारखंड कोई ज़्यादा डेवलप स्टेट नहीं है, वो भी एजुकेशन ते ज़्यादा पैसे लगा रही हैं पंजाब तो। ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है वो एजुकेशन ते हेल्थ होती है। दिल्ली एजुकेशन और हेल्थ का मिला के 43% स्पेंड कर रहा है, पंजाब सिर्फ 19% ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। इन्ना वड्डा गैप है। ड्रॉप आउट रेट की गल करनी है। ड्रॉप आउट रेट का इत्थे मतलब है कि किन्ने साडे बच्चे एलीमेंटरी लैवल, मिडल लैवल, सैकेंडरी लैवल, हायर सैकेंडरी लैवल तो बाद स्कूल छड़ दिंदे आ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जे बच्चे ने सरकारी स्कूल 10वीं कर ली तो फिर स्कूल छड़ता, तो फिर वो किते ना किते पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर रहा है, जां दिहाड़ी कर रहा है, जां कंस्ट्रक्शन वर्क से चला गया, जां किसी के घर लेबर कर रहा, तो फिर स्कूलिंग का की फायदा होया? स्कूलिंग +2 तो जावे कॉलेज ते कॉलेज तो जावे यूनिवर्सिटी। वो ट्रांजिशन होनी चाहिए, फिर ही इंप्लॉयमेंट मिलेगी ना। अगर ट्रांजिशन नहीं होएगी, जो 12वीं करके बेचारे नूं फिर लेबर ही करनी पैनी है, जॉब्स तो है नहीं, तो वो ट्रांजिशन नहीं है। तो पंजाब का ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी हाई है, 12% ड्रॉप आउट रेट है पंजाब का, और ट्रांजिशन बहुत लो है। जो 10th और 12th क्लास की ट्रांजिशन है डैट इज़ वेरी वेरी लो। सो स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का कनैक्शन नहीं है। हुण मैं 10वीं या 12वीं तो औखे सौखे कर ली सरकारी स्कूल तो, हुण अगे की करना है जी? हुण हायर एजुकेशन आ गया, तो सिस्टमैटिक चलते हैं। चलो हुण हायर एजुकेशन मीनस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो उनकी फीस पता कितनी है? सरकारी स्कूल वाला तां ही इंपावर होएगा, तां ही उन्हें इंपावरमेंट मिलेगी जे सरकारी कॉलेज भी होणगे तां। लेकिन पंजाब च सरकारी कॉलेज कितने हैं? 47 सरकारी कॉलेज, जो लगभग खंडर बने हुए हैं। मैं तुहानूं हरियाणे ते हिमाचल नाल कंपेयर करदा, क्योंकि साडियां नेबरिंग स्टेट्स ने। हरियाणे की पॉपूलेशन है अबाउट 2.5 करोड़, और उत्थे कॉलेज सरकारी ने 170
5-5 10-10 किलोमीटर ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 80 ਲੱਖ ਹੈ, हमारे से पंजाब तो किते घट सरकारी कॉलेज है 94, और वहाँ उत्थे 70% जो स्टाफ है, प्रोफैसरस है, लेक्चरार्स है, वो रेगूलर ने। पंजाब की आबादी 3 करोड़ के करीब है, 2 करोड़ 80 लाख तो ऊपर है। कॉलेज सिर्फ 47 और वो 47 भी कॉलेज नहीं है, वो बंद पड़े हैं। फॉर एग्जांपल पठानकोट में बैठे हम इस टाइम, पठानकोट सरकारी कॉलेज है नहीं, ये यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, कैंपस है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਾਸपुर, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ है वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज। सो जिन्हें सरकारी कॉलेज अगर आपने पढ़ना है +2 के बाद तो अमृतसर जाइए। तो कुछ कॉलेज तो 2-4 कॉलेज अच्छी पोजीशन च हैगे आ, बट रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस खंडर बने हुए हैं, ऑपरेशनलेबल नहीं है, फंक्शनल ही नहीं है। क्यों नहीं फंक्शनल? टीचर ही है नहीं जी। 1985 तो लैके 2021 तक 2021 तक उत्थे रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, खाली छड्डते। टीचरां तो बिना कॉलेज तुसीं की कर लोगे? कुछ कर लोगे? पढ़ाई हो जाएगी टीचर तो बिना? आ पठानकोट का कॉलेज है, कन्फर्म्ड रिपोर्ट दे रहे हैं, सिर्फ एक रेगूलर टीचर है। आ जिहड़ा सरकारी कॉलेज नहीं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, एक रेगूलर टीचर है, बाकी पीरियड बेसिस ते ने, किसी नूं 1000 किसी नूं 1500 रुपया। तो उन्होंने की बनता है, उन्होंने जो मंथली सैलरी बनती है प्रोफैसरस की 12,000 15,000 20,000। UGC गाइडलाइनस भी नहीं फॉलो की जा रही, उन्होंने लेबर तो भी ज़्यादा बुरा हाल है उन्होंने। PhDs करके फिर इस सैलरी से काम कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन का ये हाल है। प्राइवेट कॉलेजेस की गल करना है, 47 सरकारी कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट कितने हैं पता कितने हैं? 1140, 1140 प्राइवेट कॉलेजेस इन पंजाब, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, नहीं तो फिर घर बैठ जाओ। तभी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ दैट्स द पॉइंट। जो गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा +2 करके वहीं पे उत्थे ही जाएगा ना जिथे सरकारी फीस होवे, फीस घट होवे, ਜਾਂ फिर घर बार बेचेगा अपना, फिर लोन आएगा, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल वाले उत्थे ही रुक जाते हैं +2 तो बाद। सो दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रैजेडी ऑफ पंजाब। सिर्फ 4 B.Ed सरकारी कॉलेज है पंजाब, सिर्फ 4 B.Ed, और ਲੱਖਾਂ लोगों ने B.Ed की हुई है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जिसको हम स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो 150 करोड़ के लोन थले है, डेब्ट है उसके ऊपर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो 402 करोड़ 402 करोड़ का एनुअल बजट इस साल का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 56 करोड़ गवर्नमेंट दे रही है। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 86% फाइनेंसिस 86% फाइनेंसिस ऑफ 402 करोड़ वो कौन मैनेज कर रहा है? यूनिवर्सिटी खुद मैनेज कर रही है। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ? ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो कॉलेज ਨੂੰ ग्रांट दे के, स्कूल ਨੂੰ ग्रांट दे के ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? क्या मिलेगा हमें? तो वो ग्रांट वहाँ पे दे नहीं रहे, तो वो यूनिवर्सिटी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਫੀਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬਰਡਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। 22 ਤੋਂ 23 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, सारा पठानकोट अद्धा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भज रहा। सो ये इशूज़ ने। और पंजाब एक ऐसी स्टेट है, द ओनली स्टेट जहाँ पे प्रोफैसरस को, लैक्चरार्स को 7th पे कमीशन ही नहीं मिले। बाकी सारी स्टेट्स में इंडिया च मिल गया, पर पंजाब च टीचर नूं 7th पे कमीशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर नूं 7th पे कमीशन नहीं मिले। इत्थे मैं एक ना कंट्रास्ट लियाउणा एक फैक्टर का। शराब बहुत है ना पंजाब की हाईएस्ट अल्कोहल कंजप्शन, मतलब पहलियां 3 स्टेटां दे विच है जिथे सब तो वध अल्कोहल कंज्यूम हुंदी है पंजाब च। पंजाब दे विच 12,000 तो वध ठेके है, 12,000 तो वध ठेके, पर सिर्फ 47 कॉलेज है। तो सी शराब वाल कितना ध्यान है, ड्रग्स वाल कितना ध्यान, वहाँ से रेवेन्यू आएगा। जहाँ पे बच्चे पढ़ जाएंगे, जब पढ़ जाएंगे वो अवेयर हो जाएंगे, वो क्वेश्चन करेंगे आपको। तो इत्थे हुण डॉक्टर अंबेडकर साहब की गल याद आ गई, कहंदे तुहाडे पैरां दे विच जुत्ती होवे ना होवे, तुहाडे हत्थ 'च किताब जरूर होवे। क्योंकि जो पढ़ जांदा, जिन्हों ज्ञान मिल जाता, ज्ञान शेरनी दे दुध वर्गा। अंबेडकर साहब कहंदे आ ज्ञान शेरनी दे दुध वर्गा, जो पी लेगा वो दहाड़ेगा, उन्होंने दहाड़ना आ जाता।
तो ये चाहते हैं सुते रहन, अवेयर ना हो, दहाड़न ना, क्वेश्चन ना करन। सो इनको इस सिस्टम में उलझा के रखा। सिर्फ जो द पॉइंट इज़ डैट, जो जहाँ एजुकेशन को सम अप करें, ख़त्म करें इस पॉइंट को, कि पंजाब दे विच जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन और क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, डैट इज़ ओनली फॉर द रिचर पीपल। जिनके पास पैसा है वो चंगे स्कूलों चले जान, वो चंगियां यूनिवर्सिटियां पढ़ लैन और फिर बाहर चले जान या बाकी स्टेट्स में नौकरी कर लैन। नौकरी तो इतने उन्होंने वास्ते भी है नहीं। सो पंजाब की गवर्नेंस एवें रही है पिछले 30 साल दे विच, पोलिटिकल सिस्टम एवें रहा है कि एजुकेशन मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास और गरीब की पहुँच तो बाहर कर दी, आउट ऑफ द रीच। सो ये हायर एजुकेशन की गल की है जी। आपने एग्रीकल्चर, किसानी के कुछ आंकड़े अगे रखते हैं कि किसानी तो बिना पंजाब नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर के कुछ डाटा तुहानूं देना। अज भी अबाउट 26-27% जो पंजाब है वो एग्रीकल्चर ते डिपेंडेंट है, ठीक है जी। 1970s तो लैके 1970 तो लैके 1990 तक जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सी पंजाब दा वो 5% सी। और ये जो मैं तुहानूं डाटा दे रहा, मैं दे रहा अपनी ऑडियंस नूं कहना चाहांगा, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दा ट्रिब्यून जे पब्लिश होया, इंडियन एक्सप्रैस विच आया और रिसर्चर्स दा 1970s तो लैके 1990s तक 5% ग्रोथ रेट सी। 1990s तो 2000 तक वो जो डेकेड है, 10 साल है, लैस दैन 10% हो गया ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का। ग्रोथ रेट मीनस कि उत्थों इनकम कितनी आ रही। लेकिन 2010 तो लैके 2020 तक 2% तो भी घट हो गया। क्राइसिस देखो, 5% किसी टाइम पे ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का, आज 2% तो भी घट एग्रीकल्चर का। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में इनकम कम हो गई। अब इसको फिर से जोड़ो एजुकेशन और माइग्रेशन के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर च इनकम घट गई, लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोफैशन छड्डता, लोग माइग्रेट होना शुरू कर गए, जमीनां बेचनियां शुरू कर गए ਜਾਂ ठेकियां दे देतियां, लिमिट्स बनाइयां, गिरवी रखियां और अपने बच्चों ने कहा भाई एग्रीकल्चर में अब कुछ नहीं रह गया। फॉर एग्जाम्पल अज भी हरियाणे का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है 5.4% है, लेकिन पंजाब का लैस दैन 2% है। और ये मैं रिपोर्ट दे रहा था दिसंबर 19 2020 इंडिया टुडे पंजाब इकनॉमिक सर्वे, पंजाब का ही सर्वे है। एक होर है 1975 और 76 जब ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, जो टोटल GDP होता स्टेट का, इनकम होती है, वो एग्रीकल्चर का शेयर हुंदा सी 60% के करीब। GDP दे विच एग्रीकल्चर का शेयर सी 60%, लेकिन अज मतलब 2016, 17 और 18 दे विच वो शेयर सिर्फ रह गया 23%, लगभग 2.5 गुना डाउन, 23%। सो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल और एक इनकम का सोर्स नहीं रह गया। वो भी हुण क्यों नहीं रह गया, वो पिछे रीजनस देखो। क्योंकि वो प्रॉफिट्स नहीं सी मिल रहे, किते MSP नहीं सी मिल रही, मंडियां फसल खराब होने लग पई, मुआवजे नहीं मिले, लोन वधदा गया, इनकम उन्नी है नहीं सी, सरकारां ने एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाई नहीं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कीते नहीं, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स सरदारा सिंह जौल वर्गे कहंदे सी उन्हां दीयां गल्लां मन्नियां नहीं, उन्हां नूं घरां 'च बिठा के रखिया और एग्रीकल्चर और स्कूल एजुकेशन और हैल्थ वल ध्यान ही नहीं दिता। तो पंजाब दा अज एग्रीकल्चर इनकम सब तो लो हो गया, बहुत लो हो गया। तो एग्रीकल्चर नूं छड्डन लग पे लोग। तो पंजाब जिथे एग्रीकल्चर दे विच मोर दैन 50% लोग इनवॉल्व सीगे, अज सिर्फ 23% रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1975 1976 75-76 दे विच 62 लाख लोग एग्रीकल्चर में थे, प्रोफैशन में थे, एग्रीकल्चर किसानी दे विच सीगे। 2015-16 सिर्फ 35 लाख रह गए। वो सारे छड्ड के कित्थे गए? अब्रॉड गए, जां फार्मर सुसाइड्स होए, नशे कीते या छोटी मोटी लेबर में चले गए। अब्रॉड भी वही गया ना जो 15-20 लाख रुपया मैनेज कर सकता था, बाकी तो मजदूर बन गए। तो वही आ जाके डिप्रेशन हो गया, नशे कर लिए नहीं उनके पास भी। तो वाटर, अब एक वाटर पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब जानिया जाता सी पानियां तो, नाम ही 5 दरियावां तो है, सब तो पवित्र साफ सुथरा पानी पंजाब का कहा जाता सी। अज पंजाब का पानी कैंसर बेल्ट बन गया मालवे दे विच, जिथे पंजाब दे विच 50-60 फुट ते 100 फुट ते
ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਆਰਓ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਈਵਨ ਮਾਝੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, 350 400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 350 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ, एग्रीकल्चर एक तो हो गया जो जिसके पास एग्रीकल्चर है, जिसके पास खेत है, जो ज़मींदार है ना, ज़मीन है। एक है खेत मजदूर जो उत्थे लेबर कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, जिन्होंने आप पेंडू मजदूर भी कह सकते हैं कि पिंडा चों मजदूर आए काम कर ले। पंजाब दे विच लगभग 15 ਲੱਖ खेत मजदूर है, पंजाबी 15 ਲੱਖ खेत मजदूर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 35% ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 15 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 9 ਜੂਨ 2020 ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ, ਫਿਗਰਸ, ਆંકੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ, ਜੋ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਕਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ ਪਰਸੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਅ ਵੋਟਰ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, MP ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਣਗੇ ਮੈਸੇਜ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਿਟਿੰਗ ਫॉर ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੇਅਰ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।